Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter first of history, class 10th, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हमारा जो टॉपिक है वो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई। कल हमने पढ़ा था कि विभिन्न राष्ट्र राज्यों के निर्माण में संस्कृति ने, भाषा ने, लोक काव्यों ने और जो हमारे जो दार्शनिक थे, चिंतक थे, उनका क्या योगदान रहा। आज उससे अगला टॉपिक एक एक देश को उठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपके टेस्ट पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ब्रिटेन का एकीकरण, तो एक एक देश को हम विश्लेषण से जानने के लिए डे बाय डे एक देश को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इटली से रिलेटेड है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इटली का जो बिखराव था, इटली एक विखंडित राज्य था। विखंडित का मतलब खिंडा हुआ, उसके कुछ राज्य कहीं एक एकीकरण में नहीं था। इटली का इसीलिए राष्ट्र राज्य का निर्माण करना तथा एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इटली में लंबे राजनीतिक विखंडन का इतिहास था। राजा आते थे, शासन करते थे, लेकिन किसी ने पूरे राज्यों को जोड़कर एक राष्ट्र निर्माण की कभी भी नहीं सोची। राजतंत्र के हाथों में शासन था, सबसे पहले उसे हस्तांतरित करना था किसमें? लोकतंत्र में। इसलिए इटली में विकास शुरू हुआ। इटली को राजनीतिक विखंडन से बचाने के लिए उसकी स्थिति क्या थी देखिए। सबसे पहले 19वीं सदी के मध्य तक 7 राज्यों में बटा हुआ था इटली, 7 राजघरानों में, ध्यान रखना आपको। और अनेक राज्य वंशानुगत थे। वंशानुगत का मतलब है एक के बाद दूसरे राजा का शासन, दूसरे के बाद उसके पुत्र का, फिर उसके पुत्र का, फिर उसके पुत्र का, मतलब वंशानुगत में जो गद्दी होती है, जो शासन होता है, वो एक ही परिवार के लोगों के हाथ में रहता है। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है और शासन चलता रहता है। इटली में भी ऐसा ही था। कई राजघराने थे, मैंने बताया कि 7 राजघराने थे और उसमें से भी बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग में बटा हुआ था इटली। 19वीं सदी के मध्य तक इटली की यही स्थिति थी। केवल सार्डिनिया, पिडमंट, आप देखिए 7 राज्यों में से केवल एक राज्य ऐसा था जो कि केवल एक, जिस पर सार्डिनिया, पिडमंट जिसका नाम था और जिस पर इतालवी राजघराने का शासन था। यानी केवल 7 राज्यों में से इटली का एक राज्य पर प्रभुत्व था, बाकी सभी बिखरे हुए विखंडित थे। उत्तरी भाग पर हैब्सबर्ग का शासन था। इटली के उत्तरी भाग पर हैब्सबर्ग का 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और ये इतिहास इसका काफी लंबे समय तक चला। अब इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ लोगों ने विशेष योगदान दिया, उनका हम वर्णन करेंगे। जूसेप्पे मेज़नी एक युवा क्रांतिकारी था। क्रांति के माध्यम से ये चाहता था कि इटली में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो, लेकिन ये गणतंत्रात्मक विचारों का नेता था। ये चाहता था इटली को राजतंत्र से मुक्त किया जाए और उसमें गणतंत्र की स्थापना हो, राष्ट्र का निर्माण हो और जिस लोकतंत्र में इसकी जो सत्ता है वो बदल जाए। लेकिन ये क्रांतिकारी होने के साथ साथ उदारवादी, ठीक है, उदारवादी होने के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित था। यानी ये किसी भी तरह से इटली में एकीकरण लाना चाहता था, चाहे क्रांति के माध्यम से, चाहे वो इसके जो विचार थे राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत उसके माध्यम से। तो इसके लिए इसने इटली से राजतंत्र को समाप्त करने की ठान ली। देखो किसी भी काम की शुरुआत में शुरू में कोई 1-2 आदमी जुड़ते हैं, फिर उनके साथ
बहुत सारे लोगों का समूह हो जाता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक हौसला चाहिए। वो हौसला जुसेप्पे मेज़नी ने किया। इसने इटली से राजतंत्र को समाप्त करने के लिए गुप्त संगठनों से मिल गया। ये चाहता था कि इटली से राजाओं का शासन खत्म हो। इसके लिए जो गुप्त संगठन थे, जो धीरे धीरे छुपे हुए रूप में काम करते थे, उनके साथ जुड़ गया। उसका रिजल्ट क्या निकला कि 1831 में इसे इटली से निर्वासित कर दिया, देश निकाला दे दिया। लेकिन ये शांत नहीं बैठा। इस पर क्या आरोप लगा? लिगुरिया में क्रांति भड़काने का आरोप लगा। लिगुरिया इटली का एक छोटा सा राज्य था, उसमें कहा गया कि ये इटली में क्रांति भड़का रहा है, देशद्रोह पैदा कर रहा है, तो इसलिए इसको देश निकाला दे दिया गया। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो कभी रुकते नहीं। ये जुसेप्पे मेज़नी ने भी अपने काम को रोका नहीं, और इसने क्या किया, वहां से जाने के बाद, ये गुप्त संगठनों के साथ मिलने के बाद, इसने 2 संस्थाएं बनाई, जिसका नाम है यंग इटली। यंग इटली नामक संगठन बनाया इसने। एक बनाया 1831 में, ठीक है, और दूसरा बनाया इसने 1848 में। 2 बार प्रयास किए इसने, लेकिन इसका दुर्भाग्य था कि ये सक्सेस नहीं हो पाया। 1831 में और 1848 में 2 बार प्रयास करा, लेकिन दोनों प्रयास इसके असफल रहे। उसके बाद इसने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, आपको ध्यान रखना यंग दोनों में आएगा, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप नामक 2 संस्थाएं बनाई, जिसमें इसने अनेक क्रांतिकारी युवाओं को जोड़ा और उनके दिमाग में ये विचार डालने की कोशिश की कि जब तक राजतंत्र से इटली को मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वहां पर राष्ट्र राज्य बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी के साथ आप आज जुसेप्पे मेज़नी वाला जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए, उसमें अहम भूमिका रही थी, इसलिए यहां भी इनको उठाना है। और एक बार याद करोगे आप इस क्वेश्चन को, जुसेप्पे मेज़नी को एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। ये शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी है, एवरग्रीन में आपके में पूरी डिटेल में दिया गया है। उसके बाद जुसेप्पे मेज़नी का इटली में तो थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन जुसेप्पे मेज़नी की भूमिका का वर्णन कीजिए इटली के एकीकरण में। तो ये एक नेक्स्ट अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ये क्वेश्चन करना एक बार याद है, लेकिन 2 तरह से ये अटेम्प्ट हो सकेगा, एक तो इटली में और एक जुसेप्पे मेज़नी का अगर अकेले में पूछा जाता है, और दोनों जगह में से एक जगह ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से करना है। आज हमने केवल जुसेप्पे मेज़नी की डिटेल पढ़ी है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरह से आएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही है। इससे अगले टॉपिक को इसी टॉपिक में अगले जो भी दार्शनिक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी समाज में जिन्होंने काम किया है, जैसे कि क्या काउंट कैमिली दे काबू, गैराबाल्डी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये 3 और बचते हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में सहयोग दिया था। इन्हें हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, याद करना जरूरी है, लेकिन उसे याद करो। आपके पेपर CBSE जरूर लेगी। आप किसी गलतफहमी में मत रहना कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम जरूर होंगे। अपनी स्टडी टाइम पर प्रॉपर रूटीन से करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।